हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक और इम्पॉर्टेंट केस डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आई.आर. कोएलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सो एज वी ऑलरेडी नो दैट कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद सेंटर और स्टेट्स ने लैंड रिफॉर्म्स एक्ट बनाने शुरू कर दिए थे ताकि वो बड़े बड़े जमींदारों की प्रॉपर्टी एक्वायर करके उसे दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट कर सके। लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी उस टाइम पे फंडामेंटल राइट था। तो संविधान में पहला अमेंडमेंट करके 9th शेड्यूल ऐड किया गया और आर्टिकल 31B को भी ऐड किया गया था। आर्टिकल 31B ये कहता है कि 9th शेड्यूल में जिस भी एक्ट या रेगुलेशन को ऐड किया जाएगा उसे इस ग्राउंड पर वॉइड नहीं ठहराया जा सकता, वॉइड नहीं करार दिया जाएगा कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है या किसी भी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है। मतलब 9th शेड्यूल में जो भी एक्ट या रेगुलेशन ऐड कर दिया जाएगा उन्हें कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो इस आर्टिकल ने 9th शेड्यूल को एक शील्ड दे दी थी, एक प्रोटेक्शन दे दी थी। इसके बाद 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की वाइड पावर्स हैं, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। तो इस जजमेंट के बाद कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। क्वेश्चन ये बना कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट करता है और पार्लियामेंट उसे 9th शेड्यूल में डाल देती है, 9th शेड्यूल में ऐड कर देती है, तो अब कोर्ट की उस पर क्या पावर है? क्या कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है या नहीं कर सकता है? इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने वामन राव के केस में दिया था। इस केस में 5 जजेस की बेंच ने ये निर्णय दिया था कि जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है, इसीलिए 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती केस का जिस दिन जजमेंट आया उस दिन के बाद जिस भी लॉ, एक्ट या रेगुलेशन को 9th शेड्यूल में ऐड किया जाएगा उसे कोर्ट में इस ग्राउंड पर चैलेंज किया जा सकता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट करता है। लेकिन इस जजमेंट के बाद भी जो सवाल था वो बना रहा। सवाल क्या था? 24 अप्रैल 1973 को बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन के आने के बाद क्या पार्लियामेंट आर्टिकल 31B का यूज करके लेजिस्लेशंस को फंडामेंटल राइट से इम्यूनिटी प्रदान कर सकती है उन्हें 9th शेड्यूल में ऐड करके? और अगर वो ऐसा कर सकती है तो इसका कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर पर क्या इफेक्ट होगा? इसीलिए इस बार इस क्वेश्चन को बड़ी बेंच को रेफर किया गया और 9 जजेस की बेंच ने इस केस का डिसीजन दिया। आई.आर. कोएलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस को 9 जजेस की बेंच ने सुना था। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए फंडामेंटल राइट्स को खत्म करता है या कम करता है तो वो हो सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वॉयलेट करता हो या फिर ना करता हो। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वॉयलेट करता है तो कोर्ट अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर को एक्सरसाइज करके उसे इनवैलिडेट कर सकती है। एंड आई होप कि आपको फंडामेंटल राइट्स एंड बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ कि मान लीजिए कि पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है और उस लॉ को 9th शेड्यूल में ऐड कर देती है। अब मान लेते हैं कि ये जो लॉ है ये फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, ठीक है? तो अब कोर्ट इसको टेस्ट करेगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को भी वॉयलेट करता है या नहीं। अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट नहीं करता है तो फिर ये जो लॉ है वो
इनवैलिड नहीं होगा। लेकिन अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करता है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो फिर जो कोर्ट है वो इस लॉ को क्या करेगी, इनवैलिडेट कर देगी। ठीक है, तो ये है फंडामेंटल एंड बेसिक स्ट्रक्चर का डिफरेंस। मतलब कि जरूरी नहीं है कि जो लॉ फंडामेंटल राइट्स को एब्रेज कर रहा है, कम करता है या खत्म करता है, वो बेसिक स्ट्रक्चर को भी वायलेट करता हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वामन राव के केस में। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 को या उसके बाद 9th शेड्यूल में जो लॉस ऐड किए जाएंगे उन्हें बेसिक स्ट्रक्चर के जो टेस्ट है उससे होकर गुजरना पड़ेगा। मतलब अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा किसी लॉ को 9th शेड्यूल में ऐड कर भी देती है तो भी उसे इस ग्राउंड पर चैलेंज किया जा सकता है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करते हैं, और अगर वो फंडामेंटल राइट्स को कम या खत्म करते हैं। मतलब अगर कोई ऐसा लॉ पार्लियामेंट बनाती है जो फंडामेंटल राइट्स को कम करता है या खत्म करता है और उसको फिर 9th शेड्यूल में ऐड कर देती है, तो वो फिर इस स्क्रूटनी के लिए ओपन है वो लॉस कि वो बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी को वायलेट करते हैं या नहीं। कोर्ट इसको टेस्ट कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है वो यूज करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 9th शेड्यूल की प्रोटेक्शन जो है वो ब्लैंकेट प्रोटेक्शन नहीं है, और अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है तो उसे उस लॉ को 9th शेड्यूल की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9th शेड्यूल के जिन लॉस को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपहेल्ड कर दिया है उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई लॉ जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है और उसे 24 अप्रैल 1973 के बाद 9th शेड्यूल में ऐड किया गया है, तो उसे इस ग्राउंड पर चैलेंज किया जा सकता है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। सो बेसिकली इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अगर कोई पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है जो फंडामेंटल राइट को एब्रेज करता है, कम करता है या ख़त्म करता है या वायलेट करता है, और उसको फिर 9th शेड्यूल में ऐड कर देती है, तो जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है जुडिशियल रिव्यू करने की वो नहीं छिन जाती उससे। जो 9th शेड्यूल का जो ब्लैंकेट प्रोटेक्शन है वो उस लॉ को नहीं मिलेगा, उसे एक टेस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। वो टेस्ट है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है या नहीं। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसे उस लॉ को वॉइड कर देगी, इनवैलिड कर देगी। तो यही था IR कोएलो का केस का जजमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।